हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के कंप्यूटर क्वेश्चंस पर। इस पार्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5 डेज 5 टेस्ट, जिसमें आज है डे 5। हर एक सेशन में 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हर एक सेशन को बहुत अच्छे से देखा होगा। एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पूरा आइडिया यहाँ से लग जाएगा। तो 40 में से आप लोग अच्छा स्कोर आप कर पा रहे होंगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपका हो रहा होगा। तो चलिए आज के सेशन में एक बार फिर से 40 क्वेश्चंस का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आप 40 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आरबीआई और आईबीपीएस आरआरबी की बात करें तो इन दोनों ही एग्जाम्स में या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कई बार एक डाउट होता है कि सर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कंप्यूटर में कैसे लेकर आए। एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया जाए ताकि ये गारंटी हो जाए कि पेपर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है, आपने उसके एमसीक्यूज लगाए हुए हैं, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, पीडीएफ की मदद से आपने रिवीजन किया हुआ है। यही तो मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने का। तो इसके लिए ड्रीम बैच 3.0 जो आपके सामने है, आरबीआई और आईबीपीएस आरआरबी 2023 एग्जाम्स को फोकस करते हुए लॉन्च कर दिया गया है। 15 जनवरी से लगातार क्लासेस भी चल रही हैं। लाइव क्लास की टाइमिंग है 8 PM, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट के बाद में एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और फिर मॉक टेस्ट भी आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ कंप्लीट पैकेज मिलेगा विद पीडीएफ। सर, क्या अगर हम लाइव क्लास में अटेंड नहीं कर पाएंगे तो फिर वीडियोस को कैसे देखेंगे? घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लाइव क्लास आपसे छूट गई है किसी भी कारण की वजह से, तो आप उसको रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। सर, कैसे ज्वाइन करेंगे? इसकी वैलिडिटी देखिए 12 मंथ्स है। तो एक बार अगर आप एनरोल करेंगे तो डेट ऑफ परचेज से 12 महीने यानी 12 मंथ्स के लिए ये आपका वैलिड रहने वाला है। कैसे एनरोल कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर वहां से आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हैव अ लुक। प्रीवियस वाले सेशन यानी डे 4 में 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और आपसे कहा था कि इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये थे वो 2 क्वेश्चंस। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इन एमएस एक्सेल फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो। एमएस एक्सेल सूत्र में यानी फॉर्मूले में कौन सा प्रतीक निश्चित कॉलम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है, यानी फिक्स करता है रो और कॉलम को। तो ये क्वेश्चन आ रहा है एमएस एक्सेल के सेल रेफरेंसिंग से, और आपको पता होना चाहिए कि सेल रेफरेंसिंग में डॉलर साइन का यूज करते हैं रोज और कॉलम को फिक्स करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डॉलर। नेक्स्ट, it refers to a type of modular plug normally used at the end of Ethernet patch cable। यह एक प्रकार का मॉड्यूलर प्लग जो संदर्भित करता है कि आम तौर पर ईथरनेट पैच केबल के अंत में उपयोग किया जाए। ये क्या है? तो आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो नेटवर्किंग का है। नेटवर्किंग में ईथरनेट केबल को लैन केबल के नाम से भी जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क केबल के नाम से भी जानते हैं। और इसके आगे जो प्लग लगा होता है, जो कनेक्टर लगा होता है, उसे बोलते हैं RJ45 कनेक्टर या RJ45 प्लग, जिसकी फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक 45। क्या है? रजिस्टर्ड जैक 45। क्लियर है? तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने दिए थे।
एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने आंसर सही दिया या फिर गलत दिया। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पढ़िए और कोशिश करिए कि मुझसे पहले आप इसका आंसर कर पाए। करेंटली मोस्ट एटीएम यूजेस अ डैश सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। कह रहे वर्तमान में अधिकांश एटीएम मशीन द्वारा ये सुरक्षा मानक उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि एटीएम मशीन तो बहुत सिक्योर होती है, उसको हैक कर पाना इतना आसान नहीं। तो उसमें जो सिक्योरिटी यूज होती है, उसमें जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, टीडीईएस के नाम से इसको जानते हैं। ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के नाम से इसको जानते हैं, जिसका इस्तेमाल एटीएम मशीन्स में किया जाता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। याद रखिएगा। नेक्स्ट, a new version of USB 4.0 has been revised to support data speed up to। USB 4.0 के एक नए संस्करण में डेटा गति को डैश तक समर्थन देने के लिए संशोधित किया गया है। यूएसबी के कई सारे वर्जन आए। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके कई सारे वर्जन हैं, जैसे 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 जो कि लेटेस्ट है। और 4.0 वाला वर्जन एक ऐसा वर्जन है जो गारंटी करता है मिनिमम 40 Gbps स्पीड की। सो द करेक्ट आंसर इज 40 Gbps, यानी 40 गीगाबिट पर सेकेंड। इतनी स्पीड तो यूएसबी 4.0 प्रोवाइड करेगा ही करेगा। वैसे स्पीड 40 Gbps से भी ज्यादा है, लेकिन जो मिनिमम गारंटी वो करता है वो 40 Gbps स्पीड की करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, रैंसमवेयर में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एस। रैंसमवेयर को एक डैश के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। आप जानते हैं रैंसमवेयर एक ऐसा मैलवेयर है जो रिश्वत लेता है। और रिश्वत क्यों लेता है? क्योंकि वो आपके कंप्यूटर की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, और आप उन फाइल्स को दोबारा ओपन कर पाएं, दोबारा से एक्सेस कर पाएं। इसके लिए वो क्या करता है, कुछ रैंसम, कुछ रिश्वत मांगता है। ऐसे मैलवेयर को रैंसमवेयर बोलते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि रैंसमवेयर को और किस किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टो वायरस, क्रिप्टो ट्रोजन, क्रिप्टो वॉर्म, या फिर ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। रैंसमवेयर को क्रिप्टो वायरस भी बोलते हैं, क्रिप्टो ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं, और क्रिप्टो वॉर्म भी बोलते हैं। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डैश इज अ रशियन मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस प्रोवाइडर हेडक्वार्टर इन मॉस्को, रशिया। डैश एक रूसी बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता है, कंपनी है, प्रोवाइडर है, जिसका मुख्यालय यानी जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को यानी रूस में है। बताइए, ऐसा कौन सा एंटीवायरस सर्विस प्रोवाइडर है जिसका हेडक्वार्टर रशिया में है, रशिया की कंपनी है? एंड द करेक्ट आंसर इज कैस्पर स्काई। नाम तो आपने सुना ही होगा, बड़ी फेमस है कैस्पर स्काई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रशिया में है, और ये रशियन बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ देम इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। बताइए, इनमें से कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी, यूएसबी, ईमेल, इन्फेक्टेड वेबसाइट, या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल आप जानते हैं कि ऑफिशियल एंटीवायरस की कोई सीडी नहीं आती है ना, कोई ऐसी सीडी मार्केट में नहीं आती जो ये कहती है कि ये आप सीडी लीजिए और इससे एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जबकि यूएसबी के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इन्फेक्टेड वेबसाइट के थ्रू एंटीवायरस यानी वायरस हमारे सिस्टम में एंटर हो सकता है ना, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ कैटेगरी ऑफ रैम? इनमें से कौन सी रैम की एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है? इरेजेबल रैम, डायनेमिक रैम, प्रोग्रामेबल रैम,
ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बताइएगा। बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि रैम हमारी दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। एक है स्टैटिक रैम और दूसरी है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम तो यहां दिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डायनेमिक रैम। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डिवाइसेस यूज कैपेसिटर टू स्टोर डेटा? इनमें से कौन सा डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करता है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी रैम है जिसमें कैपेसिटर का यूज होता है। जो हमारे कंप्यूटर में रैम लगी होती है उनमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है, और हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो रैम लगी होती है उसे डायनेमिक रैम बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी रैम। नेक्स्ट, which of these memories act as a buffer between CPU and main memory? कह रहे हैं इनमें से कौन सी मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के तरीके से काम करती है? तो कभी भी एग्जाम में सीपीयू यानी प्रोसेसर, मेन मेमोरी का मतलब रैम, प्रोसेसर और रैम के बीच में जो मेमोरी आती है उसे कैशे मेमोरी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कैशे। नेक्स्ट, Which of the following is or are special address? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष पता है? क्या आपको इसके बारे में पता है? बिल्कुल, आप जानते हैं कि स्पेशल एड्रेस नेटवर्किंग में लूप बैक एड्रेस को बोला जाता है, और लूप बैक एड्रेस एक टेस्टिंग एड्रेस होता है जिसका करेक्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? 127.0.0.1, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, flow control and error control is performed at which of the following layer of OSI model? बताइएगा कि OSI मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, वहां पर फ्लो को कंट्रोल करना और एरर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? बिल्कुल सही, एंड द आंसर इज डेटा लिंक लेयर का ये काम होता है कि किसी भी एरर को कंट्रोल कर पाए और किसी भी फ्लो को कंट्रोल कर पाए। सो द करेक्ट आंसर इज डेटा लिंक लेयर, जो कि सेकेंड लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं गूगल क्रोम। इसमें जो मिनिमम जूम लेवल है वो कितना है? न्यूनतम जूम स्तर क्या है जिसे गूगल क्रोम में सेट किया जा सकता है? पता है ना आपको? बिल्कुल आपको पता है, एंड द करेक्ट आंसर इज 25%। गूगल क्रोम में मिनिमम जूम लेवल कितना है? 25% है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन नेम फॉर एन इमेज फाइल? निम्न में से कौन सी एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नाम है? इमेज फाइल मतलब इमेजेस, और इमेजेस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है आमतौर पर वो जेपीजी या जेपीईजी होता है, जिसे ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट, डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल द न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। किसी सॉफ्टवेयर का पुराना वर्जन डिलीट करना और नया वर्जन इंस्टॉल करना क्या कहलाता है? अपडेट, अपग्रेड, पैच या ट्रबल शूट? वेरी गुड। और आप लोग जानते हैं कि पुराने वाले वर्जन को हटा दे और नए वाले वर्जन को इंस्टॉल करना ये अपग्रेड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड अपग्रेड। तो अपडेट क्या होता है? करंट वाले वर्जन को अपडेट करना, यानी उसी में कुछ चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड अपडेशन। पुराने वाले को हटाकर नया वाला इंस्टॉल करना, दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? कह रहा है जीमेल यानी गूगल मेल में जो अटैचमेंट की लिमिट होती है वो कितनी होती है? जीमेल में ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट कितना होता है? कितनी बड़ी फाइल को आप अटैच कर सकते हैं जीमेल में? 10 MB, 15 MB, 25 MB, 40 MB या 50 MB? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज
25 MB, 25 मेगाबाइट की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है किसमें, जीमेल में अटैचमेंट की। नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस। ईमेल पते में किन विशेष वर्णों की अनुमति नहीं है। जब हम कोई ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उस एड्रेस में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है जिसे अलाउड नहीं किया गया है। एम्परसेंड क्या अलाउड है, इक्वल साइन क्या अलाउड है, अंडरस्कोर, अपॉस्ट्रोफी या ऑल आर नॉट अलाउड, क्या होगा आंसर। इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं है। हम स्पेस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, स्पेसेस भी नहीं दे सकते। एम्परसैंड, इक्वल्स टू, अंडरस्कोर, अपॉस्ट्रोफी, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ईमेल एड्रेस में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। विच विंडोज 11 फीचर हेल्प एंड यूजर्स टू अरेंज एप्लीकेशन इन 6 डिफरेंट लेआउट। विंडोज 11 की कौन सी विशेषता एंड यूजर्स को 6 अलग अलग लेआउट में एप्लीकेशन व्यवस्थित करने में मदद करती है। अगर नीचे सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशंस अलग अलग तरीके के हों, 6 एप्लीकेशन को अरेंज करने के लिए विंडोज 11 में क्या फीचर अवेलेबल है। विजेट्स, टीम्स, डॉकिंग, स्नैप लेआउट या वर्चुअल डेस्कटॉप सपोर्ट। हम जानते हैं विंडोज 11 में विजेट भी है, टीम भी है, स्नैप लेआउट का फीचर भी है, वर्चुअल डेस्कटॉप सपोर्ट भी अवेलेबल है। लेकिन 6 डिफरेंट लेआउट के लिए स्नैप लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसकी मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को 6 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच among the following interact directly with the system hardware। निम्नलिखित में से कौन सीधे सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हार्डवेयर के साथ में कौन इंटरेक्ट करेगा, कर्नल इंटरेक्ट करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज कर्नल। नेक्स्ट, यूनिक्स इज विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है यूनिक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेस, मल्टीटास्किंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो यूनिक्स जिसको मिस्टर केन थॉमसन ने बनाया है, यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एडवांस करके लाइनेक्स बनाया गया। और यूनिक्स कैसा है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। समझ में आया। नेक्स्ट, which computer memory chip allows simultaneous both read and write operation। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप पढ़ने और लिखने दोनों कार्यों को एक साथ करने की अनुमति देती है। तो कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। रैम ऐसी मेमोरी है जिसे रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, स्टोरेज दैट स्टोर और रिटेन डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर पावर ऑफ स्पॉइल्ड। यानी लाइट चले जाने पर, पावर के ऑफ हो जाने पर भी डेटा को रिटेन कर पाना, डेटा को स्टोर कर पाना, ये कौन सी मेमोरी में पॉसिबल है। वोलाटाइल स्टोरेज बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल बोलेंगे, सीक्वेंशियल बोलेंगे, बोथ 1 and 2 होगा या ऑल 1 to 3 होगा। तो हम जानते हैं ऐसी मेमोरी हार्ड डिस्क हो सकती है, ऐसी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है, ऐसी मेमोरी रोम हो सकती है जो पावर ऑफ होने पर भी डेटा को रिटेन यानी डेटा को रख पाए। इसे परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। और परमानेंट मेमोरी का मतलब होता है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, दैट इज द करेक्ट वन। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब बनेगा। वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, जबकि नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है परमानेंट। नेक्स्ट, अ हाफ बाइट इज नोन एज। हाफ बाइट क्या कहलाती है।
डेटा, बिट, हाफ बाइट, निबल या नन ऑफ दीज। 1 बाइट में 8 बिट होती हैं। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। हाफ बाइट मतलब 4 बिट और 4 बिट मतलब एक निबल। तो आंसर होगा हाफ बाइट इज इक्वल्स टू निबल। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, when we work on any document on PC, it is stored temporarily on। जब हम पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम करते हैं तो ये अस्थायी रूप से चालू रहता है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी रूप से इस पर डेटा स्टोर होता जाता है। तो इनमें से टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? रैम टेम्परेरी है, जबकि रोम, फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम ये परमानेंट है। तो आंसर हो जाएगा रैम। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, breaking logical memory into blocks of the same size is called। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक्स में तोड़ना क्या कहलाता है? जब हम लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक्स में तोड़ते हैं तो इसे ब्लॉक्स ना कहकर पेजेस कहा जाता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पेजेस। लॉजिकल मेमोरी का मतलब होता है एक तरीके की फिजिकल मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जब हम किसी भी मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो ये पेजेस के फॉर्म में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड ओवर द नेटवर्क? अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आता जरूर है। नेटवर्क पर भेजे जा सकने वाले डेटा का वास्तविक माप क्या है? जब हम नेटवर्क पर किसी भी डेटा को ट्रेवल करवाते हैं तो उसे मेजर किया जाता है उसके पर यूनिट टाइम से, जिसे थ्रूपुट बोलते हैं। सीपीयू स्पीड भी बोल सकते हैं या थ्रूपुट भी बोल सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में वो कितना एग्जीक्यूट हुआ। दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ चैनल कैन ट्रांसमिट कॉल्ड एज? एक चैनल द्वारा प्रेषित किए जाने वाले या किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ चैनल कैन ट्रांसमिट। इससे ज्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकता तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रॉडबैंड है। हाई स्पीड कनेक्शन है जो मैक्सिमम इतना ही डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। तो दैट इज बैंडविड्थ, है ना। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होगा? बैंडविड्थ होगा। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, which of these standard is used to define ethernet based network? ईथरनेट आधारित नेटवर्क को परिभाषित करने के लिए इनमें से किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए कि ईथरनेट के लिए जो IEEE का मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो IEEE 802.3 है। दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। तो यानी बनेगा ऑप्शन नंबर 3 IEEE 802.3। 802.4 की बात करें तो ये इंडिकेट करता है टोकन बस को। IEEE 802.5 की बात करें तो ये इंडिकेट करता है टोकन रिंग को। 802.11 की बात करें तो ये इंडिकेट करता है वाईफाई को। जबकि 15 की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिकेट करता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन को। नेक्स्ट, which of these waves is mostly commonly used by wireless mouse to communicate? ईथरनेट आधारित नेटवर्क को परिभाषित करने के लिए इनमें से, शायद हिंदी यहां पर गलत हो गई है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन की हो गई है। क्वेश्चन यहां पर ये है, which of these waves, इनमें से कौन सी ऐसी वेव है जिसका इस्तेमाल वायरलेस माउस में किया जाता है ना। यही तो क्वेश्चन है। तो वायरलेस माउस में इस्तेमाल की जाने वाली वेव्स को क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज इंफ्रारेड वेव्स। जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस होती हैं इनमें से जो वेव्स निकलती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स ही तो होती है। नेक्स्ट, which of the following device can help to extend the range of wireless router? हिंदी शायद पुरानी कॉपी पेस्ट हो गई है ना। आप इंग्लिश पे फोकस करिए, जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है दैट कैन हेल्प टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वायरलेस राउटर, जो वायरलेस राउटर की रेंज को एक्सटेंड कर देता है। तो हम जानते हैं कि नेटवर्किंग में मात्र एक ही ऐसी डिवाइस है जो रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज की जाती है, और वो है रिपीटर, दैट इज कॉल्ड वायरलेस रिपीटर। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्क एट द एप्लीकेशन लेयर, इनमें से कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर काम करती है, बताइए। हम जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जो यूजर के सबसे करीब होती है, जिसे ओएसआई मॉडल में सेवेंथ लेयर के नाम से भी जानते हैं, एप्लीकेशन लेयर। आपको बताना यह है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करती है, आईपी, यूडीपी, एफटीपी, टीसीपी। इनमें से एप्लीकेशन लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? बहुत आसान है, एचटीटीपी हो या फिर एफटीपी हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट हो, ये सब काम करती हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर पर। सो द करेक्ट आंसर इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हम जानते हैं कि एफटीपी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल मदद करती है वो है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, which of these MS Office product is an upgrade of Microsoft Skype for Business? कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है MS ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट स्काइप फॉर बिजनेस का अपग्रेडेशन है। इनमें से कौन सा MS ऑफिस उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप फॉर बिजनेस का अपग्रेड है? एंड द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट स्काइप फॉर बिजनेस का इस्तेमाल किया जाता था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, आज भी किया जाता है, लेकिन इसका अपडेटेड भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए किया जाता है? ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है, दैट इज F7। F7 फंक्शन की मदद से हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिविटी इन विच साइबर फ्रॉडस्टर प्रिटेंड टू बी ट्रस्टवर्दी टू विन अदर पीपल्स ट्रस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें साइबर जालसाज दूसरे लोगों का विश्वास जीतने के लिए भरोसेमंद होने का दिखावा करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्निफिंग, स्पूफिंग, स्किमिंग, स्मिशिंग या ऑल ऑफ दीज। ट्रस्टवर्दी होने का दिखावा करते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज स्पूफिंग। इस तरीके के एक्ट को, इस तरीके के साइबर फ्रॉड को स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रिटेंड किया जाता है ट्रस्टवर्दी होने का। समझ में आ गया? वेरी गुड। हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज, हार्डवेयर एड्रेस को किस नाम से, किस रूप में जाना जाता है? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल सही, हार्डवेयर एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो 48 बिट का एड्रेस होता है। एनआईसी कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर होता है और इसे कई बार फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, which of the following keys can be used to insert a new worksheet in an MS Excel workbook? MS Excel वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अगर MS Excel में आपको नई वर्कशीट ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है बेसिकली, तो शिफ्ट और F11 की मदद से हम किसी भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कबुक में या वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। सो द आंसर इज शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट, वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस इज हाउ मेनी बिट्स? आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितनी बिट होती हैं?
ये तो आप लोग बता देंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि IPv4 32 बिट को सपोर्ट करता है और IPv6 128 बिट को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने, बताइए। मैनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल? कई डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी प्रोटोकॉल शामिल है? IPv6, IPv4, both IPv6 and IPv4, IPv3 प्रोटोकॉल या नन ऑफ दिस? और करेक्ट आंसर होगा, आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी में आप जानते हैं कि IPv6 काम करती है। सो द करेक्ट आंसर इज IPv6 प्रोटोकॉल। कई बार कैंडिडेट गलती करते हैं और आंसर लगा देते हैं IPv4 और IPv6 बोथ। उनको लगता है दोनों प्रोटोकॉल्स काम कर रही होंगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मैनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सारे डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करने वाली जो प्रोटोकॉल है वो IPv6 है, क्योंकि IPv4 तो लिमिटेड है और जो अनलिमिटेड है वो है IPv6। नेक्स्ट, समझ में आ गया गाइस, है ना? तो आंसर क्या होगा? IPv6 होगा। नेक्स्ट, याहू, इन्फोसीक एंड लाइकोस, ये क्या है? ये नाम तो आपने सुने हुए ना। याहू एक सर्च इंजन है, इन्फोसीक एक सर्च इंजन है, लाइकोस एक सर्च इंजन है। तो ये तीनों क्या हो गए? आपके सर्च इंजन हो गए। नेक्स्ट, डिलीट की डिलीट्स लेटर फ्रॉम दी डैश साइट, बताइए। 2019, 2020 कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या आप इसके आंसर को कर पाएंगे? बिल्कुल, आप जानते हैं कि डिलीट की क्या करती है? डिलीट करती है लेटर को राइट साइड से। सो द करेक्ट आंसर इज राइट साइड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, बताइएगा। अ यूजर हैज टू क्लिक ऑन द डैश बटन टू क्रिएट अ न्यू ईमेल अकाउंट। नया ईमेल अकाउंट बनाने के लिए यूजर को डैश बटन पर क्लिक करना होता है, बताइए। अगर आपको नया FB अकाउंट बनाना है, नया ईमेल अकाउंट बनाना है, तो हम इन सब के लिए क्या करते हैं? साइन ऑन, साइन आउट, साइन इन, साइन अप या नन ऑफ दिस? हम रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के प्रोसेस को साइन अप के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज साइन अप। हो गए 40 क्वेश्चंस। तो कितना स्कोर किया और कितना समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आया ना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन का लेवल? ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। डैश फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर द डिलीटेड ईमेल। डैश फोल्डर का उपयोग हटाए गए ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आपको यह बताना है कि जब हम किसी भी ईमेल को डिलीट करते हैं या गलती से डिलीट हो जाता है, तो वो मेल कहां पर जाता है और कितने दिन के लिए उसमें स्टोर होता है, ये दोनों बताइएगा। वो जाता कहां पर है और कितने दिन के लिए उसमें स्टोर हो जाता है, ये दोनों बातें आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, which of the following file system is employed by Windows 8, 10, 11? यानी Windows 8, Windows 10, Windows 11 इन सभी की बात हो रही है। फॉर मैनेजिंग फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क, Windows 8, Windows 10 और Windows 11 में कौन सा फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से हम हार्ड डिस्क में फाइल्स को मैनेज कर पाते हैं? इस तरीके के फाइल सिस्टम का नाम बताइए। हार्ड डिस्क पर फाइलों के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए विंडोज 8, 10 और 11 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम नियोजित किया गया है? नाम बताइए। ext3, NFS, FTP, NTFS या HFS? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। ये रहा आज का सेशन, जहां पर हम लोग ने प्रीवियस सेशन के होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए। कैसा लगा आपको ये पार्टिकुलर सेशन? एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो क्या करना है?
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार तसल्ली से कंप्यूटर को टॉपिक वाइज पढ़ लिया जाए, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट कंप्लीट 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, लाइव अगर आप देखना चाहते हैं तो 8 PM पे जुड़ जाइए, और लाइव नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखिए। दोनों ही फैसिलिटी आपको यहां पर मिलेंगी। कैसे कनेक्ट होंगे? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और कनेक्ट हो जाइएगा इस सुंदर से बेहतरीन बैच के साथ में, जो कि है ड्रीम बैच 3.0। ड्रीम बैच 1.0, 2.0 की अपार सफलता के बाद आ चुका है 3.0 आरबीआई और आईबीपीएस आरआरबी 2023। थैंक यू वेरी मच गाइस। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि सक्सेस तो जरूर मिलेगी, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ये जरूर याद रखिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।